आज हम दुरुशोनी नाटक के आधार पर रामगुप्त के चरित्र की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। रामगुप्त दुरुशोनी नाटक का प्रमुख पात्र है। उसे नाटक का प्रमुख प्रतिनायक कहा जा सकता है। वह छल कपट से राजा का उत्तराधिकारी बनकर राजगद्दी हथिया लेता है। इतना ही नहीं, वह अपने छोटे भाई की जो वाग्दत्ता के साथ बलपूर्वक विवाह भी कर लेता है। वह एक मद्यप है, कायर एवं विलासी राजा सिद्ध होता है। वह हर प्रकार से अयोग्य होने के कारण अपने कुल और राष्ट्र के गौरव को मिट्टी में मिला देता है। उसके राजकाज में कोई रुचि नहीं। वह दिन रात विलासिता में लीन रहता है। उसे चरित्र की अनेक विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है, ये शंकालु राजा है। आपको पता है कि शंकालु है, कदम कदम पर शंका करता है। रामगुप्त शंकालु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। वह सदैव सबके प्रति मन में शंका एवं संदेह का भाव रखता है। यही कारण है कि वह राज परिवार के सदस्यों के विषय में ऐसा ही सोचता है। मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। इसी कारण वह दुरुश्वावनी के विषय में कहता है, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर ही भीतर न जाने कितने कुचक्कर घूमने लगेंगे। ये सब विचार उसके शंकालु होने को सिद्ध करते हैं। दूसरा जो बिंदु आता है वह है कायर एवं कलीब। कायर आपको पता है डरपोक होता है। कलीब वो होता है जो अपने पति को किसी दूसरे व्यक्ति की अंकगामिनी बनाने के लिए भेज देता, उपहार स्वरूप भेज देता, उसे बोलते हैं कलीब। रामगुप्त केवल शंकालु ही नहीं अपितु कायर कलीब भी है। वह युद्ध में साहसपूर्वक शत्रु का सामना नहीं कर सकता। वह सकराज की अपमानपूर्ण शर्तों को प्रसन्नतापूर्वक मानकर अपने कायर होने का प्रमाण देता है। मंदाकिनी ने उसके बारे में ठीक ही कहा था कि जब वीरता भागने लगती है तो उसके पैरों से राजनीति, छल की भावना धूल उड़ती है। भारी शत्रु के आक्रमण से भी अधिक वह दुरुश्वावनी और चंद्रगुप्त से भयभीत है, डरा हुआ है। उसे संदेह है कि दुरुश्वावनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। वह इसलिए शकराज के प्रस्ताव को मानने में एक ही चाल से भीतर और बाहर के सब शत्रु परास्त करने का अवसर समझ लेता है। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा बिंदु आता है वह अदूरदर्शी अर्थात दूर की सोच वाला नहीं है। अविवेकी अर्थात इसके पास बुद्धि का अभाव है। ये दो विशेषताएं इसके एक साथ जुड़ी हुई है। रामगुप्त शिखर स्वामी, देखो शिखर स्वामी भी है, ये बड़ा कुचक्री है। शिखर स्वामी कुचक्री कि कूटनीति के बल पर छल कपट से राजा तो बन जाता है, किंतु उसमें दूरदर्शिता, विवेकशीलता और शक्ति का अभाव है। इसलिए वह शिखर स्वामी को कहता है, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। समझा न, यही गिरी होता है पर्वत, पथ रास्ता सब झगड़ों का निर्णय करेगा। अर्थात जहाँ पर रामगुप्त ने अपना शिविर बनाया हुआ है, क्यों अमात्य, जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए नहीं। कहने का मतलब है कि जो शरीर से कमज़ोर होता है परंतु बुद्धि से बहुत ही होशियार होता है, तेज होता है, अतः यह कथन उसके चरित्र पर पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है। न उसकी भुजाओं में बल है और न मस्तिष्क में विवेक, न उसके पास बुद्धि है। फिर नारी के प्रति, जो नारी है, नारी के प्रति
असम्मान की भावना है। यह है असम्मान, किसी प्रकार से नारी का सम्मान नहीं करता, उसे हर समय कुचलता ही है, उसके ऊपर अत्याचार करता है। दुर्योधन नाटक में रामगुप्त को नारी विरोधी पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। वह नारी को भोग विलास की वस्तु समझता है। दुर्योधन को अनुपम अनुपम अद्वितीय सुंदरी जानकर वह उससे राक्षस विवाह रचाता है। राक्षस विवाह होता है जो किसी के मर्जी के खिलाफ हो, किंतु दुर्योधन की उपेक्षा से वह संदेह से भर जाता है। उसके मन में नारी सम्मान का कोई भाव नहीं है और समर्पण के लिए प्रस्तुत होने पर भी अपनी पत्नी की पुकार नहीं सुनता। वह उसके प्रति कर्तव्य से मुंह मोड़कर कहता है, मैंने विवाह मंडप में कोई प्रतिज्ञा नहीं की, मैं तो उस दिन द्रक्षाव में डुबकी ले रहा था, अर्थात मैं तो शराब पी रहा था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा। वह दुर्योधन को उपहार की वस्तु मानता है। उसके बाद आता है विलासी। विलासी विलास करने वाला है एवं कामुक प्रवृत्ति का है। वह नर्तकियों में हमेशा ही शराब का सेवन करता है, उनका मुजरा देखता है, नाच देखता रहता है। रामगो अत्यंत विलासी एवं कामुक व्यक्ति है जो दिग्विजय संसार के ऊपर विजय करने के लिए उत्तरगिरी के ऊपर जाकर भी केवल नाच गाने और मदिरा पान में व्यस्त रहता है। वह इतना शराबी है कि उसका विवाह भी शराब के नशे की दशा में हुआ था। तभी तो वह दुर्योधन के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार करता है। वह नारी को अपनी विलासिता का साधन समझता है। वह दुर्योधन को पत्नी समझकर उसके प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता। उसके बाद आता है अयोग्य। आपने पूरा नाटक में देखा है कि अयोग्य है, उसके अंदर राज करने के लिए, शासन चलाने के लिए, शासन चलाने की योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए इसको अयोग्य बोलते हैं। असफल भी रहा, उसने कहीं भी सफलता हासिल नहीं की। रामगुप्त के लिए अयोग्य में असफल राजा सिद्ध होता है। वह सकराज से अपने शिविर की रक्षा नहीं कर सकता। वह सकराज के प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी पत्नी दुर्योधन को उपहार रूप में देने के लिए तैयार हो जाता है। जब चंद्रगुप्त सकराज को मारकर विजय प्राप्त करता है तो रामगुप्त वहां से पहुंचकर उन्हें बधाई देने जाता है। तब सामंत कुमारों से कायर, कलेव, अत्याचारी और अयोग्य कहते हैं। सामंत कुमार गुप्त राज्य का पवित्र शासन छीनकर योग्य एवं वीर पुरुष चंद्रगुप्त को दे देते हैं। इतना ही नहीं, पुरोहित और राजसभा भी उसे कायर, अयोग्य एवं असफल समझकर उसे राजगद्दी से हटाने का प्रस्ताव पास कर देते हैं। उसके बाद आते हैं, 7वां बिंदु है क्रूर, बड़ा ही निर्दयी है, नृशंस है, अत्याचारी है, किसी प्रकार की दया की भावना इसके अंदर नहीं है। रामगुप्त एक विलासी एवं कामुक ही नहीं अपितु क्रूर एवं निर्दयी व्यक्ति भी है। उसकी अयोग्यता व असफलताओं ने ही उसकी मनोवृत्ति को क्रूर एवं हिंसक बना दिया। यही कारण है कि वह दुर्योधन और चंद्रगुप्त से छुटकारा पाना चाहता है। तभी वह आचार्य मिहिरदेव और कोमा का अपने सैनिकों द्वारा वध करवा डालता है। वह सामंत कुमारों, चंद्रगुप्त और पुरोहित को भी बंदी बना लेता है। जब वह चारों ओर से असफल हो जाता है तो चंद्रगुप्त पर पीछे से कटार का वार करता है, किंतु उसकी वह योजना भी तभी विफल हो जाती है जब एक सामंत कुमार उस पर आक्रमण करके उसका वध कर डालता है। उसके बाद हम इसके विवेचन की ओर चलते हैं। उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध होता है रामगुप्त एक अयोग्य, कायर, कलेव, क्रूर तथा निर्दयी शासक है। उसके मन में राष्ट्रीय गौरव और नारी सम्मान का कोई महत्व नहीं। वह विलासी है और कामुक व्यक्ति है, पर कीमत पर अपनी विलासिता और कामुकता की पूर्ति करना चाहता है। इसी नाटक में खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। खलनायक की भांति वह अंत तक अपनी दुष्टता को नहीं त्यागता। उसकी योग्यता एवं असफलताओं के कारण उसे राज सिंहासन से हटा दिया जाता है। इन बातों के साथ
हम रामगुप्त की अयोग्यता, अदूरदर्शी, अविवेकी, कलियुग, क्रूर, निर्दयी अनेक प्रकार से इसको अयोग्य घोषित करते हैं। संकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति मानते हैं। राज या शासन को चलाने में इसे थोड़ी सी भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, बड़ा ही डरपोक है। और नारी सम्मान तो इसके जहन में कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देता। वह तो कामुक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होने के साथ हमेशा ही नर्तियों के साथ विलास करता है और शराब की डुबकी लगाए रहता है। और तो ज़्यादा क्या बताएं कि इसने जब इसकी दुर्स्वामिनी से शादी की तब भी है शराब के नशे में धुत था और पुरोहित ने न जाने कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण कर दिया, इसको किसी बात का भी पता नहीं है। अर्थात वह दुर्स्वामिनी को भी अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देता है।